हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक रिवीजन सेशन देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने अपना जो सेशन 1 है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सेशन 1 के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा नंबर 1, नंबर सेकंड अकाउंटिंग साइकिल हमारे पास है, जर्नल एंट्री और लास्ट टॉपिक हमारे पास लेजर अकाउंट है। बेसिकली ये जो रिवीजन सेशन है इसमें हम आपके जो भी ये 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर उनके हम एमसीक्यूज को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा। अकाउंट एज यू नो कि अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा कोई फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की समझ के लिए, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स, और इसको इसकी एक प्रैक्टिस के लिए जरा देखें। इसमें इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, फिर ट्रांजैक्शन दी जाएगी, उस ट्रांजैक्शन को आपने एनालाइज करना है और उसमें से जो हेड्स ऑफ अकाउंट या चार्ट ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, एटलीस्ट 2 जिनको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद फिर उसके साथ जो भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम देखते हैं कि उनके अकाउंटिंग पिलर या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो अकाउंट्स इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं या डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं। रीजन 2 ही होंगे और उसी की बेस पे हमें पता है हम डेबिट क्रेडिट को कंसिडर करते हैं। जब भी आप अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा को देख रहे होते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके अकाउंटिंग पिलर्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके माइंड में होने चाहिए। तो वी नो कि देयर आर 6 पिलर्स ऑफ अकाउंट: एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी एंड रेवेन्यू। नाम याद रखने हैं, उसके बाद इसको अरेंज करें, अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस इसी सीक्वेंस में आपको नजर आ जाएंगे। ये तो आपको पता है कि इसके जो पहले 3 पिलर्स हैं, एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस, ये लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट हैं, और लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू ये राइट हैंड साइड के अकाउंट हैं। दोनों डिफरेंट साइड के अकाउंट हैं। अकाउंटिंग स्केल, अब जैसे ये 6 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स में पहले 3 पिलर्स जैसा कि मैंने बताया कि वो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट हैं, वो एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के हैं, और इसी तरह से लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू क्रेडिट साइड के या राइट हैंड साइड के हैं। अब बात इतनी याद रखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट हैं जिसमें एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस है, ये बेसिकली इनका नॉर्मल बैलेंस आपके पास डेबिट होता है, और जो अकाउंट आपके पास लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू अकाउंट है, इनका नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट होता है। जो डेबिट साइड के अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, और जो आपके राइट हैंड साइड के अकाउंट हैं जिनका नॉर्मल बैलेंस जो क्रेडिट साइड में ऑफ कोर्स उनका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होता है। रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स उसमें जैसा कि जाहिर है आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है जिसमें एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस हैं, ये जब भी इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट लगता है, और जब भी डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट लगता है। हमने रूटीन एंट्री, हम स्टार्ट में रूटीन एंट्रीज देखेंगे, तो रूटीन एंट्रीज में याद रखें कि सिर्फ एसेट ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है, ड्राइंग और एक्सपेंसेस इंक्रीज ही हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ड्राइंग को और एक्सपेंस को हम डेबिट ही करते हैं, और हम एसेट्स को देख रहे होते हैं कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर एसेट के अंदर कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप देखें जिसमें लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू अकाउंट है। इसका वाइस वर्सा कानून है कि जैसा जैसे जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट लगता है, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो इसको डेबिट लगता है। इसमें भी देखें, लाइबिलिटी को हमने देखना होगा कि ये इंक्रीज डिक्रीज होगी। जो रूटीन एंट्री के अंदर देखें तो ओनर इक्विटी और रेवेन्यू के अंदर ये हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, ये कभी डिक्रीज का इसका चांस नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑनर इक्विटी की अगर बात की जाए तो ऑनर इक्विटी जब डिक्रीज होती है स्टूडेंट्स, तो उसको फिर हम ऑनर इक्विटी तो नहीं बोलते हैं ना, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखें कि ये इसके कानून है। ओवरऑल अपने माइंड में इतनी बात याद रखें कि एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस जो हैं वो जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट,
जो पहले 3 अकाउंट है, ठीक है। अल्फाबेटिकली आप इनको अरेंज भी करें तो इसकी यही पोजीशन बनेगी, ए डी ई, इसी तरह से बनेगा। आप सिर्फ अपने माइंड में 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अपने माइंड में याद रखें स्टूडेंट्स, और इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो देखेंगे आप कि पहले 3 अकाउंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट होंगे, जिसमें एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस होगा, और अगले जो 3 अकाउंट होंगे वो आपके लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू होगा। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ डेबिट वेर रिड्यूस, डेबिट वेल रिड्यूस, इसका मतलब क्या है कि डेबिट जो इंक्रीज करते हैं उस साइड के अकाउंट, डेबिट इस साइड के अकाउंट को रिड्यूस करेंगे। बट इंक्रीज, अब आपने ऐसा देखना है कि डेबिट किस चीज को रिड्यूस करते हैं, वो पहले उसकी पहले फर्स्ट लिखी होगी उसकी जो भी अकाउंट है, और जिसको इंक्रीज करते हैं सेकंड में लिखा होगा। देखो, द डेबिट वेल रिड्यूस, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, नहीं, इसलिए कि अकाउंट रिसीवेबल तो एसेट अकाउंट है, अगर उसको मजीद डेबिट लगेगा तो वो इंक्रीज की तरफ जाएंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा आ जाओ, अ डेबिट वेर रिड्यूस, यस, रेवेन्यू को डेबिट रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन आगे कह रहे बट इंक्रीज अकाउंट पेएबल नहीं, अकाउंट पेएबल को इंक्रीज डेबिट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए तो अ डेबिट वेर रिड्यूस अकाउंट पेएबल को रिड्यूस करता है जब भी डेबिट लगता है, चूंकि अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी अकाउंट है, उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, तो डेबिट लगेगा तो रिड्यूस रिड्यूस कर देगा। लेकिन आगे बट इंक्रीज नहीं, इंक्रीज अगला जो आपके पास अकाउंट है वो इंक्रीज नहीं, तो वो इसलिए कि ये दोनों सेम नेचर के हैं। आखिर में आते हैं डी में आए तो कॉमन स्टॉक, अ डेबिट वेर रिड्यूस, यस, कॉमन स्टॉक आपके पास होता है, और ये कॉमन स्टॉक बेसिकली इक्विटी की बात की जा रही है, अच्छा, ओनर इक्विटी की बात की, यस, डेबिट लगेगा तो ओनर इक्विटी रिड्यूस होगी, बट इंक्रीज प्रीपेड इंश्योरेंस, यस, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका ठीक है। ओनर कंट्रीब्यूशन एंड बैंक लोन, अब अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ज्यादातर देखी जाती है वो ये होता है कि, या ओवरऑल जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ स्टूडेंट, कि जी ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद एसेट, इसके अंदर देखो, अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000, फर्नीचर रुपीज 50,000 एंड इन्वेंट्री रुपीज 25,000। दिस मीन्स के जी आपका अली इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब करना क्या है, देखो, जनरल एंट्री पास करने के लिए हम वेरिएशन प्रोफार्मा में सिर्फ जनरल एंट्री सीख रहे हैं, आगे हम जनरल एंट्री प्रॉपर भी करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा के अंदर जरा फॉर्मेट आपका इनफॉर्मल है समझने के लिए, बाकी आपने उसी तरह से देखना है उसको। अली 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 इज ओनर ऑफ द बिजनेस, ओके, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ 3 आपके एसेट्स लेके आए, तो सिंपल सी बात है, अब हमने रूल्स को अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, मुझे जरा गौर से सुने, अच्छा। हमने रूल को जब अप्लाई करना है तो याद रखें, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि जी इसमें से ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद उसमें से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें हमने अकाउंट्स को देखा, हमारे पास ऑनर इक्विटी अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है, एक इन्वेंट्री अकाउंट है, कैश अकाउंट है, वी हैव 4 अकाउंट। 4 अकाउंट में देखें तो ऑनर इक्विटी अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट के लिए हमें टिप याद आ गया कि ऑनर इक्विटी अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, और चले इसको रूल को भी देख लेंगे, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी सारे एसेट्स अकाउंट है, और इंक्रीज डिक्रीज का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बिजनेस होता है। तो देखो, इससे पहले बिजनेस में कुछ नहीं था, जीरो था, अब बिजनेस के अंदर एसेट्स आ गए, लिहाजा जितने भी एसेट बिजनेस के अंदर आए हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको डेबिट लगता है। और दूसरी चीज क्या है, ऑनर इक्विटी, और ऑनर इक्विटी आपका राइट हैंड साइड के अकाउंट है। ऑनर इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है और हमेशा ही इंक्रीज होती है, ऑनर इक्विटी को इंक्रीज लगता है तो उसको क्रेडिट लगता है। लिहाजा आपकी ट्रांजेक्शन हो कि कैश, कैश फर्नीचर इन्वेंट्री टू ओनर इक्विटी, कैश, कैश आपके पास 50,000 और कैश आपके पास वैल्यू है 100,000, हमने देखे डेबिट में लिख दिया। फर्नीचर आपके पास हमने 50,000 डेबिट में लिखा, इन्वेंट्री 25,000, ये तीनों एसेट्स हैं, बिजनेस में आए हैं, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुए, जो भी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होते हैं उसको डेबिट लगता है। और देख लें, ऑनर इक्विटी को हमने क्रेडिट लगाया, ऑनर इक्विटी भी देख लो इंक्रीज है, कैश एसेट अकाउंट है, इंक्रीज है तो डेबिट होगा, फर्नीचर भी एसेट अकाउंट है, इंक्रीज है तो भी डेबिट होगा, इन्वेंट्री भी एसेट अकाउंट है, इंक्रीज है तो भी डेबिट होगा, और ऑनर इक्विटी के ऊपर वाले 3 अकाउंट जो थे एसेट अकाउंट से लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट से, अब राइट हैंड साइड अकाउंट है तो वो आपका भी क्रेडिट होगा, इसके कि उसमें भी इंक्रीज आया है।
आगे चलते हैं। दूसरा देखो, ये तो एक बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में ओनर पैसे लेके आए, चलो हमें पता लग गया ओनर इक्विटी क्रेडिट करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर देंगे। अब अगली चीज ये कि हमें हमें ज्यादा कैश की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, हमने बैंक लोन लिया है। बैंक लोन लिया जाता है तो स्टूडेंट्स देखो जरा गौर करो, बैंक लोन जब आप लेते हैं तो आपके पास कैश आती है, पैसे आते हैं, एक चीज। दूसरी क्या चीज होती है, दूसरी आपकी लोन इज अ लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसको देखा जाए, एक तरफ तो आपके एसेट इंक्रीज होते हैं जो आपको कैश मिलती है, लेकिन साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज हो रहा है और राइट हैंड साइड भी इंक्रीज हो रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करें, राइट हैंड साइड का जो आइटम इंक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करें। मीन आपकी एंट्री हो जाएगी कैश टू बैंक लोन। इसमें देखें, कैश आपका एसेट अकाउंट है, बिजनेस में आया है, लिहाजा इंक्रीज हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और साथ साथ बैंक लोन, देखो हमने पैसे लिए हैं, ओनर नहीं लेके आया, हमने उधार लिया है, वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। तो अगर हमने इसको पे करना है तो दिस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। अब देखो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी है 1.5 लाख से। इससे पहले हमारे हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब लाइबिलिटी हो गई है, लिहाजा बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, अगर ये राइट हैंड साइड के अकाउंट है ये भी इंक्रीज होगा, इसको डेबिट लगेगा। Which of the following account will be debited if shares issued against cash? पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर आप शेयर इशू करेंगे ऑन कैश। तो सिंपल सी बात है, शेयर योर कॉमन स्टॉक वो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, ऑफकोर्स कैश डेबिट होगा। इसमें देखो शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कैश अकाउंट। ऑफकोर्स हमारी इसकी एंट्री क्या पास होगी, कैश टू कॉमन स्टॉक या कैश टू शेयर स्टॉक, जो भी आपका शेयर या स्टॉक जो भी आप इसको लिखना चाहें, लेकिन डेबिट हमारे पास कैश है। इसके बाद जरा ये तो एक स्टार्ट था जिसके अंदर हमने ये देखा, बेसिक हमने ऑनर की कंट्रीब्यूशन देखी और बैंक लोन देखो, उसी के साथ हमने एमसीक्यूज भी देखा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं, रेवेन्यू और रेवेन्यू या सेल्स की बात करते हैं। देखो रेवेन्यू एक ब्रॉड टर्म या एक कॉमन टर्म। बाकी आप देख सकते हैं कि जो जिस बिजनेस को आप डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस बिजनेस के रेवेन्यू का क्या नाम है। रेवेन्यू आपको पता है इनफ्लोज ऑफ द बिजनेसेस होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो कैश सेल्स आ गए, सबसे पहले कैश सेल्स, जितनी लंबी ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, लेकिन जरा देखना है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कैश सेल्स हो रही है। तो सेल्स क्या होता है, सेल इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू जरा माइंड में ले क्या हो ना, रेवेन्यू क्या है, राइट हैंड साइड के अकाउंट है जिसके अंदर हमारे पास लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू, तीन अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट जब भी इंक्रीज होते हैं उनको डेबिट लगता है, उनको क्रेडिट लगता है। तो सिंपल सी बात माइंड में याद रखो कि सेल हमेशा क्रेडिट है, हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, ये रेवेन्यू है, ये सेल्स, और इसके सेल इज द रेवेन्यू अकाउंट, और साथ साथ जो आपकी ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है ये हमेशा क्रेडिट होता है। इसका मतलब सेल तो क्रेडिट ही होगी, लिहाजा अगर कैश सेल है तो एंट्री भी कैश टू सेल्स होगी। इसकी बड़ी सिंपल एंट्री है। अगर आपने नकद कोई चीज सेल आउट की है एक बिजनेसमैन ने, तो सेल्स तो रेवेन्यू है, वो क्रेडिट होगा। हमें पता है रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट लगता है, और साथ साथ आपको चूंकि कैश मिल रही है, कैश आपका एसेट अकाउंट है, जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट लगता है। तो एंट्री पास करेंगे कैश टू सेल्स। अब देखें क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल भी बड़ी सिंपल सी बात है। देखो सेल्स तो रेवेन्यू हमेशा ही क्रेडिट होगा ना, सेल सेल जो है वो तो हमेशा ही क्रेडिट होगा। डेबिट में देखना पड़ेगा। डेबिट में देखो पहली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या था, कैश था, हमारे पास कैश आया था। अगर कैश हमारे पास आया था तो हमने कैश टू सेल्स कर दिया था। लेकिन दूसरी ट्रांजैक्शन में देखें तो हमारे पास कैश नहीं आया, एक वादा आया है। किसी बंदे पे हमने सेल आउट किया ना, तो उसने हमें कहा है कि जी आज हम पैसे नहीं दे सकते, हम आपको एक महीने बाद पैसे देंगे, एक वादा किया है। और वादे को अकाउंट रिसीवेबल बोला जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस बंदे ने जिसने वादा किया होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट पेएबल है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं तो सिंपल सी तरह देखो स्टूडेंट, इसमें अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स बहुत सिंपल। सेल्स या रेवेन्यू का केस कितना सिंपल है, जिसके अंदर सिर्फ इतना सा देखना है, सेल्स तो दोनों केसेस के अंदर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, दोनों केसेस के अंदर। उसकी रीजन भी आपके माइंड में जरूर है कि वो राइट हैंड साइड के अकाउंट है, वो जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट लगता है। तो लिहाजा अब डेबिट क्या होगा, डेबिट में देख लें
अगर बिजनेस के अंदर सेल्स की है और उसके अगेंस्ट अगर कैश लिए तो कैश डेबिट हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर कैश नहीं लिए, अकाउंट रिसीवेबल लिया है, नोट रिसीवेबल लिया है, तो आपका वो वाला अकाउंट रिसीवेबल है या वो नोट रिसीवेबल है, वो आपका डेबिट हो जाएगा। एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हो द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड। देखो ये बहुत सिंपल सी बात, सेल्स की आपने सर्विसेज को सेल किया लेकिन ऑन क्रेडिट किया है। एंट्री जो हमने बाद वाली की अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री होती है इसकी। इसमें देखते हैं इसमें क्या हमें मिलती है। उसके आइडिया तो वही है कि चूंकि आपने सर्विसेज सेल की हैं, कोई सी सर्विसेज आपने दी हैं और वो आपने उधार पे दी हैं, मतलब उसके अगेंस्ट कैश नहीं लिए, तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आएगा, वध आएगा। और क्रेडिट में आपके पास रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू का नाम है, देखो डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू कैपिटल, नहीं ये नहीं है। इसलिए देखो डेबिट तो ठीक लिखा हुआ है, जब भी क्रेडिट सेल्स होती है या क्रेडिट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें डेबिट तो रिसीवेबल होता है, यस, कैश नहीं मिलता, रिसीवेबल होता है, लेकिन क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट नहीं है। और बाय द वे कैपिटल अकाउंट ओनर्स इक्विटी अकाउंट को बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है, इसके इसके साथ वाली टर्मिनोलॉजी यू नो कि वो आपकी ओनर्स इक्विटी। दूसरी में चले जी, डेबिट टू अ कैश, नहीं क्रेडिट टू अकाउंट नहीं, इसमें तो नहीं है। ये तो बेसिकली डेबिट कैश और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल जो है, ये बेसिकली उसकी ट्रांजैक्शन होती है जब आपका अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो रहा होता है। नहीं कैश में नहीं कन्वर्ट हुआ, हमने सर्विसेज दिए, पैसे नहीं लिए, उधारी उधारी सर्विसेज दी है। डेबिट टू फी इनकम एंड क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल, नहीं ये उल्टा है। देखो फी इनकम जो है, इनकम इज द रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक है, ये डेबिट क्यों किए हुए। और अकाउंट रिसीवेबल चूंकि एसेट होता है तो ये डेबिट उल्टा है, ये आखिरी ट्रांजैक्शन इज द राइट ट्रांजैक्शन। अ डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू फी इनकम। सिंपल सी बात है कि देखो कोई सी भी इसमें वो चीज, सिर्फ आइडिया क्या माइंड में स्टूडेंट्स रखना है, आइडिया माइंड में ये रखना है कि कभी भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है, तो अगर वो रेवेन्यू आपने कैश में अर्न किया है तो कैश टू रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू का जो भी नाम है आपके पास तो आपने लिख देना है, फी है, सेल्स है, वट एवर। लेकिन अगर वही रेवेन्यू आपने सेल किया हो, मीन आपने अर्न किया हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कैश ना लियो, तो हमारे पास सिंपल अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल टू रेवेन्यू। तो इस केस के अंदर जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जी परचेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको जरा गौर से देखना है। परचेज एसेट्स एंड गुड्स मर्चेंडाइजिंग बाय कैश, दो तरह की परचेज होती है ना, या तो आप एसेट्स परचेज करते हैं, कोई से एसेट है, वो इन्वेंट्री है, वो प्लांट है, वो मशीनरी है, वो कोई सा भी एसेट है, लैंड बिल्डिंग भी हो सकती है, एक एक केस। दूसरा केस ये है कि आप अपने लिए मर्चेंडाइजिंग या गुड्स परचेज करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप एसेट परचेज करेंगे तो उनको हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने से मुराद स्टूडेंट्स ये होती है कि उस एसेट के नाम से शो करेंगे। लेकिन अगर आप गुड्स या मर्चेंडाइजिंग को बार्ड परचेज करेंगे तो उसके लिए फिर हम उस अकाउंट को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, उसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं और हमारा जो अकाउंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड परचेजेस। परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹125,000, ये देखो परचेज के साथ मशीनरी लिखा हुआ है, और यू नो कि मशीनरी इज द एसेट अकाउंट। अगर एसेट अकाउंट है तो एसेट को एसेट के नाम के साथ शो किया जाता है। सिंपल सी बात है, मशीनरी खरीदी है, कैश दिया है, both are asset account, one asset is increasing, other one next asset is a decreasing। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करो, और जो एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट करें, मीन मशीनरी टू कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, देखो यहाँ पे गौर से देखना है, ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स। गुड्स हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये इस तरह नहीं होगा कि आप गुड्स टू कैश लिखते, नहीं, गुड्स टू कैश नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है, हमारे लिए हमारे पास एक इसके लिए एक सूटेबल टर्म है दैट इज कॉल्ड परचेज और परचेजेस, परचेजेस टू कैश। देख लो थोड़ा सा फर्क है स्टूडेंट्स, इसको जरा, ये बहुत कॉमन एरर है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, आपने ये एरर नहीं करना। कैसे, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है, कोई सा भी एसेट है, तो आप उसको एसेट के नाम से डेबिट करें। लेकिन अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं या इसका दूसरा नाम मर्चेंडाइजिंग है, मर्चेंडाइजेस या मर्चेंडाइजिंग, आप मर्चेंडाइज को परचेज कर रहे हैं, तो फिर आपका जो डेबिट अकाउंट होगा वो परचेज अकाउंट होगा। ये मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये परचेज अकाउंट आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। आगे इसकी एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यूज देखें जी, व्हेन गुड्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम सप्लायर
हमने चीजों को सप्लायर्स गुड्स को सप्लायर से खरीदा। द ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन गुड्स की बात की जा रही है, ये वो गुड्स हैं जिनको मर्चेंडाइजिंग भी बोलते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो आपका कौन सा अकाउंट जनरेट होगा? सिंपल, परचेजेस अकाउंट। मैंने आपको बताया कि कभी भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या मर्चेंडाइजिंग परचेज करते हैं तो आपका डेबिट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, जिसका नाम है परचेजेस या परचेज अकाउंट। परचेज ऑफ एसेट्स गुड्स बाय क्रेडिट, अभी तो हमने कैश में खरीदा था, अब क्रेडिट में खरीद लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कैश में जब खरीदते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाती है, मीन आपके एसेट डिक्रीज हो जाता है। और अगर कैश में नहीं खरीदते आप, अकाउंट रिसीवेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट के केस में, बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इन्वेंट्री 20,000 वर परचेज ऑन अकाउंट, देखो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ ऑन अकाउंट। जब भी ऑन अकाउंट लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो उससे ये मुराद होती है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने इसके अगेंस्ट कैश नहीं दिए, आपने उस बंदे से कुछ टाइम लिया है, उधार किए आपने। क्रेडिट, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट है जी, सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री तो एसेट्स हमारे पास आएंगी, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं की है स्टूडेंट। उसके अगेंस्ट क्या हुआ? लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और लाइबिलिटी हमें पता है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट लगता है, और इसमें एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको आपके पास डेबिट लगता है। इसी तरह से देखो लिखा हुआ परचेज मर्चेंडाइज, हाँ ये मर्चेंडाइज वही वाला परचेज वाला है, ऑफ ₹25,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो इसके लिए परचेज टू अकाउंट पेएबल की एंट्री है, बड़ी सिंपल है। पहली ट्रांजैक्शन में और दूसरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ फर्क इतना है इन इस स्लाइड्स की, कि पहली ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट परचेज किया हुआ है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट है तो अकाउंट पेएबल होगा और एसेट का नाम आ जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरे केस के अंदर आप परचेज मर्चेंडाइज कर रहे हैं, तो इससे मुराद ये होती है परचेज मर्चेंडाइज या परचेज गुड्स से मुराद स्टूडेंट ये होती है कि आपने एक्सपेंस इनकर किया है। अगर एक्सपेंस इनकर किया तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, कैश देते तो कैश क्रेडिट होता, लेकिन इस केस के अंदर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ था, लिहाजा अकाउंट पेएबल आपके पास क्रेडिट होगा। अगर ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट या ऑन ऑन क्रेडिट लिखा हो तो वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाती है। A company buys office supplies for rupees 370 on credit, which is used immediately. A company buys office supplies for 370 on credit, which is used immediately. उन्होंने supplies खरीदी, उसी वक्त use कर दी। Which financial statement categories would be affected by this transaction? देखो ये supplies हैं, supplies आपने थोड़ी सी खरीदी थी, उसी वक्त use किए हैं, this is expense account। मीन आपकी, आपने एक एक्सपेंस किया है और उसके साथ साथ आपने जो एक्सपेंस किया है वो आपने ऑन क्रेडिट था, उधार में था, लिहाजा आपके दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे? एक तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में आपने कैश नहीं दिए, क्रेडिट में क्या किया? एक उधार किया, लिहाजा आपका एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी अकाउंट जो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट ऑप्शन। पेमेंट आर रिसीट ऑन अकाउंट। अब आपने देखो हमने जो हमने क्रेडिट लिया होता है अपने वेंडर से या सप्लायर से, उसको भी हमने पेमेंट करना होता है, आपको पता है। और जो हमारे कस्टमर्स ने हमसे उधार लिया होता है तो उन्होंने भी हमें पेमेंट करना होता है। इन अदर वर्ड, हम अपना जो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है जिसको अकाउंट पेएबल बोलते हैं, उसको भी हमने पे ऑफ करना होता है। और साथ साथ जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे होते हैं, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर होते हैं, जो हमसे माल लेके जाते हैं और वो बाद में पैसे देते हैं, उनसे भी हमें पैसे रिसीव करने होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पेमेंट करते हैं। हम जब अपनी पेमेंट करते हैं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो इससे पहले जो हमने परचेज की ट्रांजैक्शन की थी या इन्वेंट्री की कोई सी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन की थी, उसमें क्या था? डेबिट में नहीं देखते, क्रेडिट में देखते हैं। क्रेडिट में क्या था? क्रेडिट में अकाउंट पेएबल था, और अकाउंट पेएबल हमें पता है कि वो लायबिलिटी था और इंक्रीज हुआ था, दैट्स व्हाई हमने एंट्री पास की थी कि इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल। अब सपोज करें कि वो इन्वेंट्री जो हमने क्रेडिट में खरीदी थी, जिसके अगेंस्ट एंट्री पास की थी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल, अब उसको हम पे ऑफ करने जा रहे हैं। वो उधार में खरीदी थी आज से 10 दिन पहले, आज उसको पेमेंट करने जा रहे हैं। उसको जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो देखो सबसे ऊपर चीज है इन्वेंट्री लिखा हुआ है डेबिट में। इन्वेंट्री के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, इन्वेंट्री तो हमने खरीद ली है, वापस तो नहीं कर रहे, लिहाजा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन सेकंड अकाउंट जो है, जो क्रेडिट अकाउंट है, वो हमारा अकाउंट पेएबल अकाउंट है।
अकाउंट पेएबल अकाउंट है, उसकी अगर पेमेंट करनी है तो सिंपल सी बात है ना, हम अपनी लायबिलिटी को कम करने जा रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन जब हमने खरीदा था तो उस वक्त हमने लायबिलिटी को इंक्रीज किया था, अब हम लायबिलिटी को कम करने जा रहे हैं, सिंपल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश अब क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल देखें, 55,000 वाज पेड ऑन अकाउंट टू द वेंडर, कि हमने हमारा जो सप्लायर था या वेंडर था जिससे हमने ये चीज परचेज की थी, हमने उसको पेमेंट की है। अगर हमने उसको स्टूडेंट्स पेमेंट किए तो सिंपल सी बात है, कैश को अगर देखें पहले तो कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट लगेगा, और साथ साथ आपकी लाइबिलिटी को भी देखें तो वो भी डिक्रीज हो रही है। आप आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ था, आप कम करने जा रहे हैं। और हमें पता है कि लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अकाउंट्स हैं, वो जब भी उसमें कमी आती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। अब देखो, रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये रिसीट की बात की जा रही है कि पिछली ट्रांजैक्शन को दरमियान में लेके आओ कि हमने एक सेल्स की थी क्रेडिट में, जिसके लिए एंट्री पास की थी हमने, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कि जी हमने इस बंदे से रिसीव करना है। आज वो जिस बंदे से हमने रिसीव करना था वो रिसीव कर लिया, उसने पैसे दे दिए। जब पैसे दिए तो सिंपल सी बात है ना, कैश हमारे पास आया। हमारा कैश क्या है, एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और साथ साथ हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। इसलिए कि अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, लेकिन अब कम हो गया ना। हमें 1 लाख रुपए मुख्तलिफ 5-6 लोगों ने देना था, अब उसमें से 10,000 दे दिया। अगर 10,000 दे दिया इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ, अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एसेट्स, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपली कैश टू अकाउंट आर रिसीवेबल। द पेमेंट ऑफ अ कैश टू सप्लायर वेल, जब आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, आप एंट्री माइंड में लेके आओ स्टूडेंट्स, अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाता है और कैश आपकी क्रेडिट हो जाता है। रिड्यूस कैश बैलेंस एंड रिड्यूस करंट लायबिलिटी, इंक्रीज रिसीवेबल एंड रिड्यूस कैश। देखें, जो भी आपका सप्लायर है, देखो सप्लायर आपको माल प्रोवाइड करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो उसके साथ हमेशा याद रखो सप्लायर के साथ या वेंडर के साथ अकाउंट पेएबल का रिलेशन होता है, और जो आपका क्रेडिट कस्टमर है उसके साथ आपके अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक होता है, क्योंकि आप कस्टमर पे चीजें बेचते हैं, कल उससे पैसे लेते हैं, और आप अपने सप्लायर से चीजें उधारी उठा के लेके आते हैं तो कल आपने उसको पेमेंट करना होता है। लिहाजा सप्लायर के साथ अकाउंट पेएबल का रिलेशन है। ये दूसरी ऑप्शन तो नहीं है, रिड्यूस अकाउंट पेएबल एंड इंक्रीज परचेजेस, नहीं ये भी नहीं है, तो इसकी इंक्रीज पेएबल एंड रिड्यूस कैश, कैश का भी नहीं है, तो इसकी ऑप्शन नंबर 1 इज अ ट्रू ऑप्शन। देखो क्या कह रहे हैं, पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर, आप अपनी जब पेमेंट करते हैं सप्लायर को तो क्या हो रहा होता है, आपकी पहले तो कैश कम हो रही होती है और साथ साथ आपकी अकाउंट पेएबल योर करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के बारे में हमने बातें काफी सारी की हैं कि ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपने पे ऑफ करनी होती है। एक्सपेंस एंड ड्राइंग, एक्सपेंस के लिए सीधा कानून है, ड्राइंग और एक्सपेंस को हमेशा याद रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड के वो दो अकाउंट हैं जो हमेशा रूटीन एंट्री के अंदर हमेशा डेबिट होंगे। कहीं भी आपको एक्सपेंस नजर आए स्टूडेंट्स तो देखो उस एक्सपेंस का नाम क्या है, अगर वो ऑफिस रेंट है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है, या जो भी अकाउंट है आपका, उसको डेबिट कर दे और कैश को क्रेडिट कर दे। इसी तरह से ड्राइंग भी हमेशा डेबिट होता है। और फिर देख लीजिएगा जो ओनर है वो विड्रॉ कर उसने किया है तो वो क्या विड्रॉ करके गया है, वो अगर कैश विड्रॉ करके गया तो कैश क्रेडिट कर दे, अगर वो कोई और एसेट विड्रॉ किए तो और एसेट को विड्रॉ कर दे। यहाँ पे पेड इंश्योरेंस था, हमने इंश्योरेंस पे किए, सिंपल सी बात, इंश्योरेंस टू कैश। यहाँ पे क्या है, ओनर विड्रॉज ₹12,000 फॉर अ पर्सनल यूज, तो सिंपल सी बात है ड्राइंग टू कैश आपके पास आ जाएगा। दोनों केसेस को जरा गौर से देखें, पहला एक्सपेंस केस है, दूसरा ड्राइंग केस है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में क्या हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रही है, और इसी तरह से ड्राइंग डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रही है। पहले केस के अंदर तो हमने एक्सपेंसेस की केस के अंदर तो मेजॉरिटी क्या, तकरीबन 100% ही आपकी कैश क्रेडिट होती है और एक्सपेंस आपका डेबिट होता है। लेकिन ड्राइंग के अंदर जरूर देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपका जो ओनर है वो फर्नीचर तो नहीं लेके जा रहा घर, अगर वो फर्नीचर लेके जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, अगर वो इन्वेंट्री लेके जा रहा है तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, और इसी तरह से जो चीज भी वो लेके जाएगा वो ही हमारे पास क्रेडिट होगी। Which of the following transaction result in the immediate increase in the expense? मीन इसमें से वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो एक्सपेंस रिलेटेड है, कौन सी, देखो जी, परचेज ऑफ
ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट इज एसेट अकाउंट। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल इज अ लायबिलिटी अकाउंट, वो हमसे पूछ रहा है एक्सपेंस अकाउंट को। पेमेंट ऑफ वेजेस, यस ये लगना नजर आता है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन भी आपकी लायबिलिटी है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। सेल्स एंड परचेज रिटर्न की बात आ गई, देखें ये काउंटर अकाउंट्स आ गए। सेल्स एंड परचेज रिटर्न नंबर 1, गुड्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर्स। भाई कैश कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं, जिस पे हमने सेल्स की होती है, याद रखें सेल्स की होती है वो कस्टमर होते हैं, जिनसे परचेज की होती है वो हमारे वेंडर होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने हमने एक रिटर्न का केस है, गुड रिटर्न बाय कैश कस्टमर। हमने एक अपने कस्टमर पे कैश पे चीजें सेल आउट की थी। अब उसने जब हमने उसके ऊपर कैश पे सेल्स की थी तो उसको वो चीजें नहीं पसंद आई, कोई भी इश्यू था, उसे रिटर्न किया। तो हमें सिंपल सी दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहले तो ये होनी चाहिए कि सेल रिटर्न है। अगर सेल रिटर्न है तो हमें पता है ये कॉन्ट्रा टू रेवेन्यू अकाउंट है, ये सेल्स का अपोजिट अकाउंट है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न तो डेबिट करेंगे, हमेशा ही डेबिट करेंगे। अपने माइंड में याद रखें सेल रिटर्न, और इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, आपका रिटर्न इनवर्ड लिखो या सेल्स रिटर्न हो, ये दोनों एक चीज के नाम हैं। ये हमेशा डेबिट होंगे इसलिए कि ये कांट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। फिर आप देखें अगर एक बंदा वो कैश कस्टमर था तो पहले आपने उसके कैश में सेल की थी, अल्टीमेटली जब वो चीजें रिटर्न करेगा तो वो उसको कैश ही मिलेगा, लिहाजा इसकी एंट्री पास होगी सेल रिटर्न टू कैश अकाउंट। इसी तरह से परचेज की बात करते हैं। परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? चीजें जब खरीदते हैं, हम खरीदते हैं और अगर हमें पसंद ना आए तो हम वापस करते हैं, इसको हम परचेज रिटर्न भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, और साथ साथ रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब जरा देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, गुड रिटर्न टू द क्रेडिट सप्लायर। हमने अपनी चीजें वापस किए, लेकिन किसको वापस किए? क्रेडिट सप्लायर को वापस किए। कहने का मतलब ये है कि वो सप्लायर था जिससे हमने चीजें उधार में परचेज की थी। अगर उधार में हमने परचेज की थी स्टूडेंट, तो जब हम चीजें वापस करेंगे तो वो हमें कैश तो नहीं देगा। कैश नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? फिर वो अपने क्या करेगा, हमारा उधार कम करेगा। पहली बात, दो पॉइंट इसमें भी रखने हैं यार, जैसे ऊपर शेयर रिटर्न में दो पॉइंट याद रखे थे ना, कि पहला पॉइंट रखा था कि ये शेयर रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, और उसके साथ देख ले आपने क्या कैश है या आपका रिसीवेबल अकाउंट होगा, दो ही हो सकते हैं। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज द कॉन्ट्रा टू परचेज अकाउंट और कॉन्ट्रा टू एक्सपेंस अकाउंट। अगर ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अपोजिट है तो ये हमेशा हमेशा आपका क्रेडिट होगा। कहीं पे परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिखो, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड दोनों एक चीज के नाम है, ये तो हमेशा क्रेडिट होगा। तो सिंपल फिर क्या है, डेबिट को देख लेना है। डेबिट देख लें कि डेबिट क्या, कैश था। अगर पहले आपने चीज कैश में परचेज की थी तो वो डेफिनेटली वो आपको कैश वापस करेगा, लेकिन आपने कैश में तो चीज नहीं खरीदी थी, इसमें आपने उधार में खरीदी थी जिसका नाम अकाउंट पेएबल था, तो एंट्री पास करेंगे अकाउंट पेएबल टू परचेज अ रिटर्न। अकाउंट पेएबल टू परचेज अ रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर स्टूडेंट जो मोटी बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न हमेशा हमेशा क्रेडिट। साथ देख लें पहले, जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन अगर वो कैश के साथ है तो डेफिनेटली ये भी कैश के साथ होगी, अगर प्रीवियस वो क्रेडिट पे थे तो ये भी क्रेडिट पे आपकी हो जाएगी। एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जी। टू रिकॉर्ड्स, देखो टू रिकॉर्ड्स रिटर्न इनवर्ड, मैंने अभी बताया ना, इनवर्ड जो होता है रिटर्न वो आपका शेयर रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो आपका शेयर रिटर्न होता है इनवर्ड, ठीक है। और शेयर रिटर्न है ना, शेयर रिटर्न के साथ अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो कैश हो सकता है या रिसीवेबल हो सकता है। क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, कस्टमर पे सेल्स किया था तो या तो उसको हमने कैश वापस करना है, या फिर ये करना होगा कि उसका जो अकाउंट हमारे पास रिसीव हमारे खाते में उसको खत्म करना होगा। ये क्या करे, डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट, देखिए सेल्स अकाउंट तो इसमें नहीं होता है, इसमें होता है लेकिन शेयर रिटर्न होता है। एक दूसरा क्या करे, डेबिट रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, एंड क्रेडिट पेएबल, नहीं नहीं पेएबल क्रेडिट नहीं, इसलिए पेएबल नहीं कि पेएबल का तल्लुक आपकी जो रिटर्न आउटवर्ड के साथ है। जो आपकी परचेज रिटर्न है
उसके देखो परचेज के साथ पेएबल का ताल्लुक है ना, सेल्स के साथ तो आपका रिसीवेबल का ताल्लुक है, लिहाजा इसके साथ रिसीवेबल होगा। सी ऑप्शन डेबिट रिटर्न इनवर्ड एंड क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट, राइट ऑप्शन। डेबिट रिसीवेबल अकाउंट एंड नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। सी इज द राइट ऑप्शन, आई थिंक यस, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। डेबिट रिटर्न इनवर्ड एंड क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंटिंग साइकिल पे स्टूडेंट्स बात करते हैं। अभी तक जो हमने से प्रीवियस तक बात की है स्लाइड तक, तो हमने ये जो आपकी अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा जो हम एक प्रैक्टिस के लिए हम यूज करते हैं उस पे हमने बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जैसा कि नाम से जाहिर है एक स्टेप्स का नाम है जो अकाउंटिंग के अंदर हम यूज करते हैं। इसमें पहले दो स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स और फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस तरह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, आपने माइंड में याद रखनी है। आपने ये आपको 30 स्टेप नजर आ रहे हैं, लेकिन बाखुदा ये 30 स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ दो स्टेप्स हैं। इसमें जो जो मेजर या जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो दो ही हैं। एक स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 है, याद रखिएगा, ये इस पे जितनी भी कोशिश करें कम होती है। और दूसरा फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 है। ये दो जो स्टेप्स हैं ये कोर स्टेप्स हैं, इनके बाद फिर चीजें बाकी चीजें काफी बेहतर हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर स्टेप नंबर 1, इसमें देखें इन अकाउंटिंग ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड। मेन जिस ट्रांजैक्शन का बिजनेस को बेनिफिट होगा, जिस ट्रांजैक्शन से बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन में डिफरेंस आता है या चेंज होती है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनर अपने जाती मकसद के लिए कुछ चीजें लेके चला जाए या लेके चला जाए इन सेंस कि वो अपने जाती मकसद के लिए चीज इस्तेमाल करे, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसकी ड्राइंग तो हो सकती है लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में अ ट्रांजैक्शन इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट which can be expressed in a term of money and bring changes in the financial position of the business a unit। तो सिंपल हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। उसके बाद हमने सोर्स डॉक्यूमेंट बनाना है बेटा। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब आपकी व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, ये देखो कैश को बोल्ड किया हुआ है। जब कैश ट्रांजैक्शन आएगी तो याद रखें उसके लिए कैश मेमो होगा, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी तो उसके लिए इनवॉइस या बिल होगा। और जब आपके पास रिसीट, रिसीट उस वक्त होगी स्टूडेंट जब आप अपने कैश जो आपने पहले क्रेडिट पे परचेज की थी चीज, उसको अगर आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको रिसीट मिलेगा। देखो स्टूडेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करते हैं। आपके एविडेंस होता है, आपका आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी एविडेंस होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। अब इसमें देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है दैट्स द कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश मेमो इश्यू होता है या कैश मेमो रिसीव किया जाता है। अगर अगर आप अगर आप सेलर हैं तो डेफिनेटली आप इशू करेंगे डॉक्यूमेंट, और अगर आप परचेजर हैं तो आप रिसीव करेंगे। इसी तरह से जो इनवॉइस है स्टूडेंट, उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जब आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगी तो इनवॉइस इशू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक कैश मेमो इशू है तो मैं आप समझ सकते हैं कि मैंने जो ट्रांजैक्शन की है, मैंने लैपटॉप जो खरीदा है वो मैंने कैश पे खरीदा है। लेकिन अगर मेरे पास इनवॉइस हो तो मैंने लैपटॉप जो खरीदा है वो मैंने कैश पे नहीं खरीदा, मैंने वो उधार पे खरीदा है। और आखिरी चीज है रिसीट। रिसीट का तल्लुक इनवॉइस वाली ट्रांजैक्शन के साथ है। देखो स्टूडेंट, जब हमने क्रेडिट लिया तो जब मैंने लैपटॉप लिया तो मैंने इनवॉइस ले ली, लेकिन अब मैंने 10 दिनों के बाद जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो फिर भी उस वक्त भी मुझे कोई रिसीविंग चाहिए, तो उस वक्त मुझे जो रिसीविंग दी जाएगी वो रिसीट दी जाएगी। मीन व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ही इश्यूज अ रिसीट। अगर आपने जिस बंदे को उधार वापस करना था, जब उधार वापस करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा, दैट्स का रिसीट। इसी तरह से डेबिट डेबिट नोट है। डेबिट नोट इज प्रीपेड बाय द बार। पहली बात याद रखें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों जो हैं स्टूडेंट वो आपके रिटर्न का केस है, परचेज रिटर्न और शेयर रिटर्न का केस है। तो सबसे पहले जो आपका डेबिट नोट है वो आपका बायर इशू करता है जब भी वो चीजें आपको रिटर्न करता है, उसके साथ वो डेबिट नोट इशू करता है। इसी तरह से जो क्रेडिट नोट है वो आपका सेलर
इशू करता है जब वो आपसे चीजें रिसीव करते हैं जो मतलब आपकी पसंद के मुताबिक चीजें नहीं होती, जो केस भी हो सकता है उसमें क्रेडिट नोट। लेकिन पॉइंट ये याद रखना है, डेबिट नोट बायर इशू करेगा और क्रेडिट नोट सेलर इशू करेगा। इसी तरह से पेन स्लिप्स हैं, जैसे हम बैंक में जाके कभी भी पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो पेन स्लिप के थ्रू डिपॉजिट करते हैं। Items such as a sales slip, invoice, a bill or invoices are example of a simply source document. ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, कास्ट ऑफ बुक नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। Bookkeeping versus accounting, simple. Bookkeeping is the small part of the field of accounting. Bookkeeping is a recording phase. एक बंदा जिसके पास लिटिल नॉलेज, उसको बुक कीपर स्टूडेंट्स बोला जाएगा। जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों के नॉलेज अगर एक बंदे के पास है तो इज अ बुक कीपर। लेकिन अकाउंटिंग को देखा जाए, अकाउंटिंग के लिए वी नीड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर आपके पास बुक कीपिंग प्लस आप एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। तो या इन अदर वर्ड, जो हमने अभी देखे हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग साइकिल के 13 स्टेप्स, एक बंदा ये सारे के सारे स्टेप कर सकता है तो वो आपका वो अकाउंटेंट है। Which of the following give the best definition of bookkeeping? To calculate the amount of dividend? नहीं, dividend तो आपके मैनेजर कैलकुलेट करते हैं, ये बुक कीपर तो सिर्फ जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तक उसका काम होता है। टू रिकॉर्ड, कैटेगराइज एंड समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये ठीक लगती है। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, नहीं, इसका काम नहीं है। टू कैलकुलेट द टैक्सेशन, ये भी इसका काम नहीं है, इससे ज्यादा ये इसकी मतलब इसकी कैपेसिटी से ज्यादा मुश्किल काम है। लिहाजा बी इज द राइट ऑप्शन, आई थिंक। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअली कैश रिसीव। देखो, हमारे पास भी एक टू सिस्टम ऑफ अकाउंट, एक वन इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसा बेस होता है जहां पे आप उस वक्त रिकॉर्डिंग करेंगे जब कैश रिसीव करेंगे एक्चुअली, और उस वक्त रिकॉर्डिंग करेंगे जब एक्चुअली कैश आप पेमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम ये बेसिस की बात हमें उस वक्त हम देखते हैं जब हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। अब हमें मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू और एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड करेंगे। तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा फोकस जो है वो कैश के ऊपर होता है। जब जैसे कैश आती है तो रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे कैश जाती है तो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्रूवल इज अ ब्रॉडर टर्म, हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करेंगे। इसमें ये होता है कि ये एक्सपेंस के साथ इनकड का वर्ड देखा जाता है कि एक्सपेंस जब इनकड होते हैं तो रिकॉर्ड किया जाता है, और रेवेन्यू जब अर्न होते हैं तो रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो, कैश बेसिस का तो आपको शायद समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात थी कि जिस दिन कैश आएगा उस दिन आप रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू के सेंस में कैश आएगा ना, और जब आप पेमेंट करेंगे एक्सपेंस के केस में जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। ये बात तो दिल को लगती है, लेकिन ये बात दिल को नहीं लगती कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड। इनकम या रेवेन्यू इज द सेम थिंग। इनकम और रेवेन्यू उस वक्त आप रिकॉर्ड करेंगे जब अर्न होगी, और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड व्हेन दे इनकर्ड। अब बात है कि अर्न कैसी होती है, इनकर्ड कैसी होती है? तो बेटा, इनकर्ड ऐसी होती है चीज कि अगर एक चीज है, एक एक्सपेंस है, उसका आप बेनिफिट हासिल कर लें साला सारा, तो वो एक्सपेंस आपका इनकर्ड हो जाता है। इसी तरह से जो आपका रेवेन्यू है वो उस वक्त अर्न होता है जब उसके वो आपने 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 आपके दरमियान, आपके और जो आपका बायर है उसके दरमियान सारे टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाए, आप उसको इनवॉइस भेज दें, लिहाजा वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो ये दो आपके पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास स्टूडेंट दो सिस्टम्स हैं, या इसको बेसिस भी बोलते हैं, और इंशाल्लाह हम जो यूज करेंगे वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे। आखिरी बात मैं इसमें करता जाऊं, कैश बेसिस में याद रखिएगा देयर इज नो अकाउंट रिसीवेबल और नो अकाउंट पेएबल, लेकिन एक्रूवल बेसिस के अंदर अकाउंट रिसीवेबल भी है और अकाउंट पेएबल भी होता है। Accounting system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due। ये देखो, ड्यू की बात की जा रही है। ड्यू क्या होता है? वो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, या अकाउंट पेएबल की बात या अकाउंट रिसीवेबल की बात है। दिस इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ही होता है, लेकिन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, जैसा कि नाम से जाहिर है, कैश ट्रांजेक्शन भी होती है और साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की जाती है। मेथड्स हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की भी दो मेथड है। एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। स्टूडेंट, सिंगल एंट्री मीन पार्शियल एंट्री होती है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर की जाती है। कुछ चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। ये फॉल्टी किस्म की होती है आपके पास।
अनसिस्टमेटिक एक चीज है, लेकिन हम इंशाल्लाह यूज करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऐसा ऐसा सिस्टम ऐसा ऐसा नेचुरल सिस्टम है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे, जिसको डेबिट और क्रेडिट आप रिकॉर्ड करेंगे। Which one of the following system of recording transaction has a dual aspect concept of a accounting? Dual aspect is a double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system. The accounting father was the Luca Piccoli, an Italian. लूका ने 1494 के अंदर बुक लिखी थी सुमा, जिसके अंदर एक चैप्टर था। बेसिकली लूका जो था ही वाज अ मैथमेटिशियन, और उसकी जो बुक थी उसका नाम एक लैटिन नाम है, लेकिन वो बेसिकली मैथमेटिक्स की थी। और उसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर था जो बुक कीपिंग के रिलेटेड था। वो हमारे पास एक फर्स्ट रिटन एक डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग अकाउंटिंग, और लूका पिकोली को भी दैट्स व्हाई अ फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। The concept of double entry is based on the fact that every transaction has twofold aspects: receiving benefit and giving benefit. Each transaction is recorded in terms of accounting alphabet, debit and credit. Debit derived from the Latin word debere, which means to owe, and credit. Credit word derived from the also Latin word credere, which means one believe in, etc. DR और CR इसको शो करेंगे। Commercial accounting is done through single entry system, double entry, both double entry। देखें सिंगल एंट्री बहुत कम है, बहुत इनफॉर्मल सेक्टर में है, लेकिन कमर्शियली या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीनेशनल में आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलती है। एंट्री क्या होती है? सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एंट्री। वी नो कि देयर आर थ्री पार्ट ऑफ एंट्री। नंबर वन इज द डेबिट एस्पेक्ट ऑफ एंट्री, सेकंड इज द credit aspect, and last one is the narration, which is a brief description of that particular entry। हमारे पास तीन हिस्से होते हैं किसी भी एंट्री के, किसी रिकॉर्ड के। एक हिस्सा, पहला हिस्सा उसका डेबिट होता है, दूसरा हिस्सा उसका क्रेडिट, और लास्ट हिस्सा उसका एक डिस्क्रिप्शन, एक मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन होती है। Which of the following present key aspect of the process of accounting in the correct chronological order? Number one, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई। नहीं, देखो पहले चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर कम्युनिकेट किया जाता है। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफाइंग। रिकॉर्डिंग, टोटलिंग एंड टोटलिंग कोई हमारा स्टेप नहीं है। आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन रिकॉर्ड एंड देन कम्युनिकेट मीन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। डी ऑप्शन। टाइप्स ऑफ एंट्रीज, दो किस्म की एंट्री होती है, या तो सिंपल एंट्री होती है या कंपाउंड एंट्री होती है। सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है? सिंपल एंट्री स्टूडेंट एक ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर सिर्फ एक डेबिट और सिर्फ एक क्रेडिट होता है। लेकिन कंपाउंड एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट या एक से ज्यादा दोनों होते हैं। ठीक हो गया? A journal entry which require more than two account is called compound entry। मोर देन टू अकाउंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अगर उसके डेबिट में दो या क्रेडिट में दो या दोनों साइड पे दो एक एक अगर होगा, एक अकाउंट अगर डेबिट में और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट में अगर होगा तो वो सिंपल एंट्री है। और इसके अलावा कोई ऐसी एंट्री है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट में है या एक से ज्यादा क्रेडिट में है या दोनों साइड पे एक से ज्यादा, तो वो आपकी कंपाउंड एंट्री है। गोल्डन रूल्स, एसेट ड्राइंग एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजिंग इट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट, or when decreasing asset drawing in expense will be recorded in the credit side या credit। और दूसरा ग्रुप liability, honor equity and revenue when increasing recorded credit and decreasing is a debit। वाइस वर्सा कानून है दोनों के। अब देखो ये एक छोटी सी इसको जरा गौर करना है। डबल एंट्री अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको डिटेल हम देखेंगे आगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ये वाली है, ये देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आओ तो सबसे पहले हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं उसको डेबिट लगता है, और जब भी डिक्रीज होते हैं उसको क्रेडिट लगता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा अकाउंट है लायबिलिटी। बैलेंस शीट में हमारे पास तीन अकाउंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। लायबिलिटी का अपोजिट बैलेंस है, जब भी उसको डिक्रीज होता है तो डेबिट, ये इंक्रीज से डेबिट, ये डिक्रीज से, और ये वाइस वर्सा। ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी का सेम कानून है,
जब भी डिक्रीज होती है डेबिट और जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब रेवेन्यू की साइड पे आ जाए, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट के हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू एक एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू को देखो, जब भी डेबिट होगा तो डिक्रीज और जब भी क्रेडिट होगा तो इंक्रीज। और एक्सपेंस आपका एसेट की तरह है, जब भी डेबिट होगा जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, वाइस वर्सा आपका क्रेडिट हो जाएगा। गोल्डन रूल, इंक्रीज इन द एसेट विल बी रिकॉर्डेड डेबिट और डिक्रीज विल बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। देख लो, हमने इसको जरा गौर से देखें, इसमें क्या हुआ है, ये एसेट्स हैं दोनों। हमने एक मशीनरी खरीदी है, उसके अगेंस्ट हमने कैश दिए, तो मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। मशीनरी इंक्रीज इसलिए हुई है, हमने डेबिट लिखा है कि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई डेबिट लिखा है, और कैश चूंकि डिक्रीज हो रहा है वो भी एसेट है तो उसको हमने क्रेडिट लिखा है। Drawing, it is essential to remember that drawing always debit and the asset which is taken by the owner will be credited। सिंपल सी बात है भाई, drawing always debit, और देख लो जो ऐसे उठा के बंदा ले गया वो क्रेडिट। यहाँ इस केस के अंदर देखो, ड्राइंग हमने डेबिट किया है और ये बंदा जो आपका ओनर था ये कैश चूंकि उठा के लेके गया था तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है। If the owner of the business withdraws cash for his personal use, the journal entry would be drawing to cash। ड्राइंग टू कैश हमें पता है, जब भी विड्रॉ किया जाए तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। क्या लेके गए, कैश लेके गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, यहाँ पे देखो गुड्स विड्रॉन है और हमें पता है गुड्स जब भी आते हैं तो परचेज अकाउंट जनरेट होता है, लिहाजा ड्राइंग टू परचेजेस की एंट्री होनी चाहिए। ड्राइंग्स टू परचेजेस, ए ऑप्शन, ड्राइंग्स टू परचेजेस। चूंकि इसके अंदर है, ये भी ड्राइंग है लेकिन कैश ड्रॉ नहीं है, ये गुड्स लेके गए, और गुड्स के लिए हमारे पास परचेजेस की वर्ड आती है, गुड्स या मर्चेंडाइजिंग के लिए। Application of golden rule expense. It is important to understand that all expenses must be debited to their own name। देखो कोई से एक्सपेंस है, यहाँ पे देखो कौन सा एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है। अगर रेंट एक्सपेंस होगा फिर भी डेबिट, वेजेस होगा फिर डेबिट, कैरेज है फिर डेबिट, अप फ्राई, फ्रेड, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा। और मैक्सिमम केसेस के अंदर आप देखेंगे अगर कोई एक्रूड नहीं है वैल्यू तो आपका कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी, डिक्रीज विल बी रिकॉर्डेड डेबिट और इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट। देख लो, अच्छा इसमें जरा इस ट्रांजैक्शन को और से देखें। इसमें पहली ट्रांजैक्शन में हम देखें, हमने मशीनरी परचेज की है, लेकिन जो मशीनरी हमने स्टूडेंट्स परचेज की है वो हमने कैश में नहीं किया, क्रेडिट में लिखा हुआ अकाउंट पेएबल। लिहाजा एक तरफ तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने लाइबिलिटी को पे ऑफ किया दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर। देखो पहली ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट पेएबल को क्रेडिट इसलिए लगाया कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, मशीनरी खरीदी है ना, मशीनरी खरीदी है तो हमने उधारी खरीदी है, हम पे लाइबिलिटी 1,20,000 की इंक्रीज हुई है, लेकिन आगे चल के उसमें से हमने लाख जब पेमेंट की है 1,00,000 की, तो देखो आपका अकाउंट पेएबल अब कम हो रहा है। अकाउंट पेएबल जब इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट लगा था, अब आपका अकाउंट पेएबल जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट लगेगा और कैश आपने अदा किए। अभी भी आप अगर इसका अकाउंट बनाएं तो आप देखेंगे कि आपके अकाउंट पेएबल में 20,000 अभी भी क्रेडिट बैलेंस शो होगा, क्योंकि क्रेडिट हमारे पास कितना था, 1,20,000, 1,20,000 हमारे पास क्रेडिट था, लेकिन हमने जो पे ऑफ किया ये क्रेडिट लगा हुआ था, लेकिन जो डेबिट लगाया हमने वो 1,00,000 से डेबिट लगाया, इसका मतलब अभी भी 20,000 हमने और भी देना है। तो सिंपल ये है कि जब भी लाइबिलिटी को इंक्रीज होना होता है या इंक्रीज करवाना होता है उसको क्रेडिट लगता है, लेकिन जब डिक्रीज करना होता है तो उसको डेबिट लगता है। The correct entry needed to record the return of office equipment that had been bought on the credit from Ali and not paid for it। ये ऑफिस इक्विपमेंट है और हमने अली से परचेज किया था और अब हमें पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न करना है, तो ऑफिस इक्विपमेंट जो कि रिटर्न कर रहे हैं, ये नॉर्मल परचेज रिटर्न या शेयर रिटर्न का केस नहीं है, ये एसेट रिटर्न का केस है। तो अगर एसेट रिटर्न, देखो एसेट जब खरीदा तो हमने क्या किया था, हमने जो पहली ट्रांजैक्शन खरीदने वाली की थी उसकी रिवर्स कर दें। पहले क्या किया था हमने हमने किया था ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आया था वो डेबिट हो गया होगा, क्रेडिट किसे किया होगा, अली को क्रेडिट किया होगा क्योंकि उसने उधारा लिया था। अब इसको रिवर्स कर दो, अली टू ऑफिस इक्विपमेंट, अली टू ऑफिस इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। Of the following account types which would be increased by debit?
डेबिट से कौन सा इंक्रीज होगा? लाइबिलिटी तो डेबिट से इंक्रीज नहीं होती है, एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका मतलब है ये पहली क्लास नहीं, इसमें एक आइटम गलत है, लिहाजा सारा गलत हो गया। दूसरी देखें, एसेट एंड इक्विटी, इक्विटी भी अपोजिट आ गया है, एक्सपेंस एंड एसेट, यस ये क्लास ठीक है। ये दोनों आइटम जो हैं, दोनों अकाउंट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं डेबिट से। सी ऑप्शन। एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल, ऑनर इक्विटी इंक्रीज इज इक्विटी, इट इज रिकॉर्डेड क्रेडिट, हमें पता है, लिहाजा ये हमेशा क्रेडिट। देखो ये इसमें भी देख लो, ऑनर इक्विटी तो क्रेडिट ये है, होगी हमेशा क्रेडिट रूटीन एंट्री के अंदर, लेकिन वो देख लो वो ओनर क्या लेके आए, इसमें सिर्फ कैश लेके आए तो कैश को डेबिट कर दें, अगर फर्नीचर लेके आए फर्नीचर को डेबिट कर दें, अगर 5-6 चीजें लेके आए तो 5-6 चीजों को डेबिट कर दें, और फिर प्लस करके सारी अमाउंट को क्रेडिट में ऑनर इक्विटी में ऐड कर दें। रेवेन्यू हमें पता है हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पे देखें सेल्स, जो अभी हमने बात की कैश सेल्स की या क्रेडिट सेल्स की, कैश टू सेल्स, सेल आपका रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट। उसके साथ देख लें दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो सेल्स की है तो कैश मिलता है स्टूडेंट्स, में बहुत दफा ये रिपीट कर चुका हूँ, और अगर आपके पास कैश नहीं मिलता तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स हो जाएंगे। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। X receive goods from Y on a credit and X subsequently pays by a check. I then discovered that the goods are faulty and the cancel the check before it is cashed by Y. How should X record the cancellation of the check in his books? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऐसे हुआ था कि X receive goods from Y on credit and X subsequently pays by the check. X ने चीजें खरीदी थी और फिर X ने ही आपको पेमेंट कर दिया था, लेकिन थ्रू चेक पेमेंट किया था। अब देखो जब थ्रू चेक पेमेंट किया जाता है तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? आपने चूंकि उसकी अकाउंट पेएबल हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा आपके पास। होता है ऐसे स्टूडेंट्स कि ये जो इसी तरह का केस आपके पास आगे चल के हम जरूर देखेंगे, एडिस आनर का केस भी है उसके अंदर आता है, तो इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी बैंक टू अ क्रेडिटर, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। देखो आपने जब एक क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे आप? क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, या अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब आपने उसकी रिवर्स एंट्री करनी, क्योंकि ये कैंसिलेशन का केस है। According to the rule of debit and credit for the balance sheet account, बैलेंस शीट अकाउंट कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी भी बताया, जैसे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर 3 अकाउंट थे, वही बैलेंस शीट अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। ये कह रहे इंक्रीज इन एसेट, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी रिकॉर्डेड बाय डेबिट। नहीं, ये तीन चीजें डिफरेंट आ गई ना, एसेट का अलग कानून है, लायबिलिटी का ऑनर, ये इकट्ठा नहीं होता। डिक्रीज इन एसेट, लायबिलिटी या रिकॉर्डेड इन क्रेडिट, नहीं इसमें भी देखो एसेट अलग चीज है, लायबिलिटी अलग चीज है। इंक्रीज इन एसेट एंड ऑनर इक्विटी रिकॉर्डेड एज डेबिट, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि एसेट और ओनर इक्विटी एक जैसी चीज नहीं है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी आर रिकॉर्डेड डेबिट, ये ठीक है, इसलिए कि लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी दोनों जो हमारे पास हैं वो आपके राइट हैंड साइड के अकाउंट है, और दोनों को जब डिक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी। Which of the following accounts will be affected under the rule of accrual accounting when furniture is purchased on cash? सिंपल सी बात है भाई, फर्नीचर को आपने कैश में परचेज किए तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, आपका फर्नीचर इन्वॉल्व और कैश इन्वॉल्व है। कौन कौन से? कैश एंड फर्नीचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। दो अकाउंट है ना, हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। Which of the following is the correct entry to record the purchase on credit? परचेज ऑन क्रेडिट बड़ी सिंपल सी बात है, परचेज डेबिट होता है और क्रेडिट में अकाउंट पेएबल हो जाएगा, या यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल आपको पता है एक चीजें हैं। क्रेडिटर टर्म्स हमारे पास ब्रिटिश से आई है, अकाउंट पेएबल हमारे पास अमेरिका से आया है। सी ऑप्शन जी, परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज टू क्रेडिटर्स। कॉन्ट्रा अकाउंट के बारे में हमने बात की है कि वी हैव 4 कॉन्ट्रा अकाउंट। नंबर 1 कॉन्ट्रा अकाउंट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है, और ये बेसिकली कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस से मुराद ये कि एक्सपेंस का अपोजिट है, लिहाजा एक्सपेंस का अपोजिट है तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। इसी तरह से शेयर रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड बेसिकली शेयर रिटर्न है तो ये सेल का अपोजिट है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। सेल आपको पता है हमेशा क्रेडिट है तो ये हमेशा डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमारे पास है, जो कॉन्ट्रा फिक्स एसेट आपके पास होता है
और इसी तरह से प्रोविजन फॉर बेड डेट भी हमारे पास मौजूद है, जो कांट्रा अकाउंट रिसीवेबल आपके पास होता है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट अकाउंट होता है, ये उसका कांट्रा है अगर, तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद रखें स्टूडेंट, ये जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के केस में इनके जो दूसरे नाम है, जो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड है, इन दो को छोड़ के बाकी किसी चीज के साथ अगर इनवर्ड आउटवर्ड लगेगा वो आपके एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिखो कैरेज आउटवर्ड, अगर लिखो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, तो वो दोनों आपके एक्सपेंस है। चूंकि ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड ये दो कांट्रा है, इसके अलावा किसी चीज के साथ इनवर्ड आउटवर्ड और समटाइम इन या आउट भी लिख दिए जाते हैं, वो आपके एक्सपेंस कंसिडर होते हैं। Which of the following account is not the contra account? कोई वो contra account नहीं है। देखो return outward contra है, carriage outward contra नहीं है, this is expense account। return inward भी आपका contra account है और accumulated depreciation भी आपका contra account है। लिहाजा carriage outward देखिए इस तरह से होता है, ये जैसे outward लिखा हुआ है ना, ये return outward लिखा हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन जब आपका कैरेज इनवर्ड लिखा जाएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी लिखा जा सकता है। कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, लेकिन रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो आपके कांट्रा अकाउंट है। जर्नल एंट्री आपको पता है, जर्नल एंट्री बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। इसको जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है। इसके डेबिट आस्पेक्ट ये देखिए, इसकी रूलिंग को जरा गौर से देखें, ऊपर आपका जर्नल जर्नल लिखा हुआ है, डेट कॉलम है, ये अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस का कॉलम है, यहाँ पे लाइन एक गुम होगी, एक लाइन यहाँ पे गुम होगी, एक लाइन यहाँ से गुम होगी, एटसेट्रा। ये आपका एक फॉर्म है। salaries paid to the staff will be debited to the salaries expense account, always debit salary account, सी ऑप्शन। Which of the following account will be credited in the books of XYZ Company Limited if the business purchase a vehicle through check? सिंपल सी बात है, व्हीकल खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, लेकिन थ्रू चेक खरीदी है। जब भी चेक की बात आती है तो हम आपका बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, चेक दिया है तो डेफिनेटली बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात समझ आई है ना कि देखो आपने व्हीकल खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट चूंकि बैंक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट है तो उसको बैंक कंसिडर करते हैं हम। A services is sold for 250 on, ये तरह इसको और से देखने इस ट्रांजैक्शन को। A services MCQs को, a services is sold for cash for 250 on 10 March, डेट याद रखिए 10 मार्च को चीज सेल की। सर्विसेज इज कैरिड आउट इन द मार्च, ठीक है। इट इज इनवॉइस्ड ऑन 10 अप्रैल एंड पेड फॉर 31 मई। व्हेन इज द ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्रूअल मेथड? एक्रूअल मेथड में याद रखो रेवेन्यू उस वक्त रिकॉग्नाइज किया जाता है जब आप अपनी बिलिंग करते हैं। तो लिहाजा बिलिंग आपने कब की है, 10 अप्रैल को की है, लिहाजा 10 अप्रैल इज द राइट ऑप्शन। Which of the following account is not increased with debit? ठीक है, सेल्स डिस्काउंट, दिस इज एक्सपेंस अकाउंट, याद रखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, ये इंक्रीज होते हैं। सेल रिटर्न ये भी होता है, सेल्स रेवेन्यू ये नहीं होता, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी डेबिट से इंक्रीज होते हैं। लिहाजा इसमें आपके पास राइट ऑप्शन स्टूडेंट जो है वो सी है। The journal entry to record the performing of services for cash would be include परफॉर्मिंग ऑफ, ये कैश टू सर्विसेज होगी इसकी एंट्री, डेबिट कैश होगा और क्रेडिट में फी इनकम या कुछ भी, फी इनकम है, फी इनकम ही थी इसके अंदर। डेबिट टू द कैश अकाउंट, देख लें इसमें हुआ क्या था, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परफॉर्मिंग ऑफ सर्विसेज फॉर कैश, आपने सर्विसेज परफॉर्म की और कैश लिए तो कैश टू फी इनकम ही इसकी राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। Which of the following account is also called book, the original book of entry? The book of original entry होगा, original book of entry। चलें थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन चलें ये आपका जर्नल होता है। आपको पता है कि जर्नल के द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल, सिंपल जर्नल प्रॉपर, ये सारे इसी के जर्नल के नाम है। लेजर स्टूडेंट्स, हम अगले चीज पे जाते हैं, दैट्स द लेजर अकाउंट। लेजर जब भी आपके माइंड में आएगा या कहीं भी लेजर अकाउंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टी शेप में होता है। टी, दो साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट टी शेप के अंदर होता है। और इसके अगर प्रॉपर फॉर्मेट किया जाए, बल्कि
अगर आप लेजर की बात की जाए स्टूडेंट, तो लेजर की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को स्टैंडर्ड लेजर बोलते हैं, जो ये फॉर्म आपको नजर आ रही है, टी शेप में बेसिकली होता है, उसका ज्यादा फॉर्मल फॉर्म इसके नीचे मैंने अभी शो किया है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो रनिंग बैलेंस लेजर होता है। आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड लेजर ही देखना है सिर्फ आज की इस सेशन के अंदर। तो स्टैंडर्ड लेजर को जरा गौर से देखें तो इसके अंदर आपके पास डेट भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, रेफरेंस और अमाउंट के 4 कॉलम है। और वही 4 कॉलम एज इट इज आपके पास क्रेडिट साइड पे भी है और डेबिट साइड पे भी। लेजर क्या करता है, लेजर को हम बुक ऑफ अ सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं, जहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमें जर्नल से किसी अकाउंट के बैलेंसेस का पता नहीं चल रहा होता कि उसमें बैलेंस कितना है, लेकिन लेजर हमें उसके बैलेंस के बारे में बताता है कि इसके अंदर आप कितनी अमाउंट आपके पास है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये जो भी अकाउंट आपके पास आपने देखना है उसको। अच्छा, स्टैंडर्ड लेजर में थोड़ा सा मोटी मोटी दो चार बातें मैं बता दूं बेटा। स्टैंडर्ड लेजर में एक बात जरूर याद रखनी है कि जब भी आपने एंट्री को ट्रांसफर करना है तो उसको उसके सोर्स के साथ ट्रांसफर करना है। कैसे? जनरल एंट्री लिखी हुई थी ना कि कैश टू ओनर इक्विटी, जरा मेरे साथ रहो। कैश टू ओनर इक्विटी अगर ट्रांजेक्शन थी तो उसको हमने जब कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना, तो फिर हमने क्या किया, कैश क्या था, डेबिट था, किसके साथ था, वो जिसके साथ था उसको हम सोर्स बोलते हैं। वो ऑनर इक्विटी के साथ है, लिहाजा देखो यहाँ आपने ऑनर इक्विटी को मेंशन किया। और कैश चूंकि डेबिट हो रहा था तो लिखा डेबिट साइड पे ये, मतलब अगर देखो, अगर हम इसको इसके सोर्स के साथ ना लिखे तो फिर एक नुकसान है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह से दूसरी जरा 8 तारीख की जरा ट्रांजेक्शन को और से देखो। इसकी ट्रांजेक्शन पहले क्या हुई होगी जर्नल के अंदर? इसकी जर्नल में बड़ी सिंपल एंट्री होगी, कैश सेल्स की एंट्री हुई होगी। मुझे कैसे पता चला है? मुझे इस तरह पता चला है कि चूंकि ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लिहाजा इसका मतलब है एंट्री में कैश डेबिट हुई होगी, तब जाके इसको 8 तारीख को डेबिट पे रिपोर्टिंग किया हुआ है। और दूसरी चीज ये कि ये सोर्स के साथ रिपोर्ट किया हुआ है, कैश टू सेल्स है। और सोर्स क्या होता है? अगर कोई चीज आपके पास डेबिट से आप उस अकाउंट को आप लेके जा रहे हैं अपने लेजर अकाउंट के अंदर, तो उसका सोर्स जो है वो क्रेडिट में होगा। और अगर कोई चीज क्रेडिट से उठा के लेके जा रहे हैं तो उसका सोर्स डेबिट में होगा। लिहाजा यहाँ पे चूंकि ये कैश सेल्स की एंट्री थी, लिहाजा ये आपके पास। इसी तरह से मैं क्रेडिट साइड पे देख लेता हूँ। ये 27 की जो एंट्री थी, जरा इसको आप गौर से देखें तो इसमें आपके पास जर्नल में क्या एंट्री थी, सैलरी टू कैश की एंट्री थी। सैलरी टू कैश की एंट्री थी ये 27 के लिए। क्यों सैलरी टू कैश किस लिए एंट्री थी? मुझे कैसे पता चला है? मुझे इसमें पता चला है कि पहली चीज है ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड में अगर कैश की रिपोर्टिंग है, इसका मतलब है जनरल एंट्री के अंदर कैश क्रेडिट हुआ होगा और अपना उसका सोर्स यहाँ पे मेंशन है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है तो ये सोर्स लिखने का कितना अच्छा फायदा, देखो अभी हमें क्लियर नजर आ रहा है, सोर्स से फायदा हो रहा है। देखो दिस इज अ कैश अकाउंट ना, कैश अकाउंट से हमें कंफर्म हो रहा है कि इसका डेबिट साइड इनफ्लो साइड है और क्रेडिट जो है वो आउटफ्लो साइड है। इनफ्लो साइड है तो उसमें जरा गौर से देखें, ऑनर्स इक्विटी अकाउंट हमारे पास है, सेल्स हमारे पास है। इससे मतलब ये है कि हमारे पास 1 लाख रुपए ऑनर इक्विटी से आए, हमारे पास सेल्स से 25,000 रुपया है, कमीशन से हमारे पास 2,000 रुपया है, और आखिर में हमारे पास रिसीवेबल से 10,000 रुपीज है। इन सबको प्लस करें तो 137,000 स्टूडेंट्स बनते हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमने पेमेंट्स की हैं, चूंकि क्रेडिट साइड आपका कैश का आउटफ्लो साइड होता है, उसमें पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। लिहाजा परचेज की पेमेंट की है 15,000 की, ड्राइंग की पेमेंट की है 4,000 की, इसी तरह सैलरी और अकाउंट पेबल की भी हमने यहाँ तक पेमेंट की है। ये यहाँ तक बैलेंस से पहले पहले याद रखो स्टूडेंट, बैलेंस से पहले पहले आप जरूर इसका लेक्चर जरूर देखें, मैंने उसको आपको भेजा हुआ है। तो पहले पहले सबसे पहले हम 29 तक सारी ट्रांजेक्शन को कर देंगे, 29 तक ये सारी ट्रांजेक्शन। 20 बैलेंस बाद में करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट? बैलेंस करने का तरीका ये है कि देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। ये देखो, ये बड़ी साइड थी ना, 1,37,000, 137,000 इसकी वैल्यू बनती थी, और ये छोटी थी, देखो कितने 15,419, 28,000 ये बनती थी। जो बड़ी साइड होती है उसकी टोटल दोनों के नीचे लिख दिए जाते हैं। और इसको देखें, इसको अगर आप देखें तो ये तो 137 ही बनते, देयर इज नो रूम, कोई इसमें गैप आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्रेडिट साइड पे आके देखें तो इसमें आपको गैप नजर आ रहा है। गैप नजर आने का मतलब ये है कि ये तो 28,000 है, लिहाजा इसमें अगर 109,000 को ऐड करें तो ये टोटल 137 के बराबर हो जाता है। इन अदर वर्ड, जो आपके पास टोटल अमाउंट है उसमें से जो ये अवेलेबल आइटम होंगे, ये 1 2 3 4 इनको माइनस करें तो आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा। और इस बैलेंस को फिर आपने यहाँ, अगर ये क्रेडिट में आया है तो इसको उठा के फिर आपने डेबिट में लेके जाना है अगले महीने में। चूंकि ये जुलाई चल रहा था,
अगला महीना हमारा अगस्त है। लेकिन अगर ये क्रेडिट साइड पे नजर आए तो उसको डेबिट पे लिखते हैं। अगर किसी अकाउंट का जो आपका बैलेंस है वो आइडेंटिफाई हो आपके डेबिट साइड पे तो उसको उठा के आपने क्रेडिट में लिख देना है। आखिरी पॉइंट इसके लिए जरा समझना है, स्टैंडर्ड लेजर स्टैंडर्ड लेजर के लिए एक आखिरी पॉइंट स्टूडेंट जरा समझना है। आखिरी पॉइंट ये है कि ये जो आपके पास कैश अकाउंट नजर आ रहा है तो इसका कौन सा बैलेंस है। ये नॉर्मली पूछा जाता है कि यार ये इसका कौन सा बैलेंस है, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होके बोल देते हैं कि इसका क्रेडिट बैलेंस है। उनको ये नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे हमने क्रेडिट मालूम किया है लिहाजा ये क्रेडिट बैलेंस है, हालांकि ये बात नहीं है। ये सिर्फ हमने इसकी वैल्यू को देखने के लिए कि यार कितनी वैल्यू आई है, इन वैल्यू से माइनस करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। नॉर्मली ये बैलेंस जो ये डेबिट बैलेंस है, याद रखें डेबिट बैलेंस क्यों है, इसलिए कि इसका देखो डेबिट साइड ज्यादा है 1,37,000 और ये वाला छोटा साइड है। जो बड़ा साइड होता है उसी की वैल्यू कंसिडर की जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है +50 और -10 लिखा हुआ है, दोनों एक ही जगह लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, +40 आएगा ना। +40 इसलिए आता है कि 50 के साथ प्लस का साइन था और 50 बड़ी वैल्यू थी, जो बड़ी वैल्यू थी उसी का साइन यूज करेंगे। इसी तरह इसमें देखें ये साइड 137,000 थी और ये सिंपल 28,000 थी, लिहाजा 137 में से 28 को हमने माइनस किया, हमारा बैलेंस 109 आया। लेकिन याद रखते हैं दिस इज अ डेबिट बैलेंस। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट साइड इज कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस, जो भी बात की जा रही है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कम है तो ये आपका डेबिट बैलेंस होगा। The process of transferring the debit and credit item from the journal to their respective accounting account in the ledger is termed as posting। जर्नलाइजिंग होती है फिर पोस्टिंग होता है, ठीक है। जर्नलाइजिंग, जर्नल में एंट्री करने को जर्नलाइजिंग बोलते हैं और जर्नल से चीजों को उठा के लेजर के अंदर लेके जाने को पोस्टिंग बोलते हैं। Which of the following best describe a trial balance? It is a list of a balance on the books, show the financial position, show all entries। इसको देखेंगे, इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों क्रेडिट सेल, ये इसका ये मिस्टेक है, इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, Which of the following item is not included in the cash account? कैश अकाउंट के अंदर कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होते? नंबर 1, कैश अकाउंट से मतलब है कैश का लेजर अकाउंट, अपने माइंड में लेके आओ। परचेज ऑफ ₹10,000 ये इंक्लूड होगा, क्योंकि परचेज किया कैश में तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे इंक्लूड होगा, कैश पेमेंट है। सेल्स ऑफ ₹5,000 ये भी इंक्लूड होगा, इसलिए कि सेल्स किया आपने, मेंशन नहीं है, कैश है बेसिकली, तो ये डेबिट साइड पे होगा। रिसीव कैश फ्रॉम सलमान, सलमान से पैसे लेंगे तो ये भी डेबिट साइड पे आ गया। लेकिन क्रेडिट सेल्स इंक्लूड नहीं होगा। क्रेडिट सेल की एंट्री पास होती है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स में गौर से देखें तो ना तो डेबिट में से कैश है ना क्रेडिट में कैश है। अगर ना डेबिट में कैश हो ना क्रेडिट में कैश हो तो फिर वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी ऑप्शन है। The cash account has ₹15,000, ₹5,000, a cash account has ₹15,000 डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया जी। स्टार्ट में ऊपर डेबिट बैलेंस माइंड में लेके आओ 15,000 था, फिर क्या हुआ, ₹5,000 क्रेडिट एंट्री, 5,000 की क्रेडिट एंट्री होगी, इसका मतलब है डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाता है ना, 10,000 बच के आपके पास। फिर क्या हुआ, ₹7,000 डेबिट एंट्री, इसका मतलब डेबिट में फिर एंट्री हुई है, 7 प्लस कर दो, 17,000 हो गया। और अकाउंट द फाइनल बैलेंस क्या बचेगा, 3,000 डेबिट 27, ये आखिरी लास्ट, ये देख लो। इसलिए कि इसको फिर देखते हैं, देखो कैश का आपके पास जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था। अगर वो डेबिट बैलेंस था तो कितना था, वो 15,000 का डेबिट बैलेंस था। ओके, उस पर फिर क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, 5 क्रेडिट हुआ, इसका मतलब 5 चला गया, माइनस हो गया, फिर 7 फिर आ गया, 7 फिर आया तो 7 प्लस हो गया। तो ये नॉर्मली इसको देखें तो ये आपके पास 17,000 आपका बैलेंस बनता है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो हमने अभी 4 टॉपिक्स देखे हैं इनकी समझ भी आई होगी और इसको आपको काफी सारे इसकी जो बेसिक्स थी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। तो जरूर इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। और मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ, इसको आप जरूर सुने भी। और जो आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं
या दूसरी आपकी प्रैक्टिसेस हैं या आपकी जो एमसीक्यूज हैं, उन सारी चीज़ों को देखें तो आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आपकी क्यूरीज है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।